कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। पब्लिक फर्स्ट में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और भगवावाती नेता श्री मोहन यादव जी से। मोहन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल, आपका भी स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मोहन जी, लगातार हम शिक्षा नीति को लेकर चर्चा करते रहे हैं और नई शिक्षा नीति को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी छिड़ी हुई है। नई शिक्षा नीति को लेकर मध्य प्रदेश में जो कुछ अभी तक कार्य हुए हैं वो किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं? मुझे इस बात की प्रसन्नता कि देश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू करने में मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग हमारे सभी मित्रों के साथ हम आगे बढ़े हैं और लगातार ये तीसरे साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि वो सारी चीज़ें जिसके कारण से उच्च शिक्षा नीति में भविष्य की एक बड़ी संभावना युवा वर्ग के लिए खुलेगी, वो सब हमने लागू करने का प्रयास किया। सिलेबस हमने बदला और वो गुलामी के चिन्ह भी मिटाने का प्रयास किया जिसके कारण से अंग्रेज या मुगल काल के आधार पर हमारी शिक्षा नीति कहीं ना कहीं कलंकित होती थी। आपने कई बार ये बात कही कि साहब जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही विक्रमादित्य। इस तरह की आवाज़ जो है विक्रम विश्वविद्यालय से भी निकली। निश्चित रूप से ये बदलाव का ही दौर है। ये बात सही कि विरासत पे गर्व करना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के लिए प्रेरित किया है। नई शिक्षा नीति में हमने वो सब भी देने का प्रयास किया जिसके कारण से विरासत पे गर्व हो और अतीत के साथ हमारे कदम से कदम मिला करके भविष्य की सुंदर इमारत की तरफ बढ़ा जा सकता है। जी मोहन जी, ये भी हम समझना चाहते हैं कि जब नई शिक्षा नीति की बात आती है तो क्या सिर्फ उसको भगवा नीति कहा जाए या भारत की नीति कहा जाए? देखो, भारत, भगवा और भारत अलग अलग नहीं है। एक तो ये जो मूल गलतियां होती है कि केवल संतुष्टिकरण के आधार पर भगवा से या भारत शब्द से नफरत करना, यही कारण है कि इंडिया की तरफ जाते हैं या तथाकथित हम कभी कभी उस देश का नाम कुछ और कर देते हैं। अदरवाइज ये बहुत स्पष्ट है, ये भारत नाम ही हमारा अतीत का वो सब गौरवशाली पक्ष से जोड़ता है जो एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जिनने अपना भारत ने जो जीवन जिया है और पूरी जीवन पद्धति एक विशिष्ट भूभाग की हजारों हजार साल की संस्कृति के बलबूते पे बनती है। इसलिए भारत की संस्कृति उसी आधार पे है और इनको कोई पर्याय से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसको अंग्रेजों ने इंडिया नाम दे दिया, वो उनकी तरह से हो सकता है, लेकिन मूलतः हमारा अपना देश अपनी अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के आधार पर आगे बढ़ेगा। और शिक्षा नीति में हमारे लिए ज्ञान अर्जन की कोई सीमा नहीं होना चाहिए। ज्ञान अर्जन तो विस्तृत रूप से करते थे, लेकिन ये तथाकथित लॉर्ड मैकाले के समय से आया था कि शिक्षा को तथाकथित मार्कशीट से पास फेल की डिग्री की तरह जोड़ करके उसको सर्विस के लिए एक बाध्यता का रास्ता निकाला है। ये मूलतः मार्ग ही गलत है। जिसको ज्ञान अर्जन करना वो अपने ज्ञान अर्जन करे और खासकर उच्च शिक्षा में तो जिनकी रुचि है वो उसी प्रकार से वो शिक्षा भी ग्रहण करे। शिक्षा से सार्थकता होना चाहिए, उसका जीवन में, समाज में, देश के लिए, मानवता के लिए वो सब कुछ मिलना चाहिए। इसलिए हजारों साल से दुनिया के लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हम उस गौरवशाली परंपरा पर ले जाना चाहते हैं। जी, जिस गौरवशाली परंपरा की आप बात कर रहे हैं मोहन जी, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या वजह रही कि आज़ादी की बाद से भी, जब हमारे पास सत्ता भी थी, भारत आज़ाद हो चुका था, उसके बाद इस विषय पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आपके जो विरोधी पक्ष हैं, जब विरोधी पार्टी, उनका कहना है कि साहब ये तो एक विशेष नीति को लेकर चल रहे हैं, सच्चाई से इसका लेना देना नहीं है। देखिए, ये बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों से जब हमारे तथाकथित नेताओं ने जो सत्ता हस्तांतरित की थी, उनने केवल उस हस्तांतरण पे विश्वास किया, जड़ों से जुड़ने का प्रयास नहीं किया। जो भारत की गौरवशाली परंपरा या हमारी गुलामी के काल में जो हमारे स्वाभिमान पे जो पर्दा पड़ा था उसको हटाने का प्रयास होना चाहिए। उस कारण से ही वही कारण रहा कि हमने अपने सिलेबस पे ध्यान नहीं दिया, हमारे गौरवशाली पृष्ठ को नकारने का प्रयास किया। हमने संतुष्टिकरण के आधार पर लोगों को तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्षता को आवरण लिया। सही अर्थ में हमने अपने इस भारत के गौरवशाली पृष्ठ को अगर लागू किया होता तो शिक्षा नीति, आप अंदाज लगाइए, इजराइल जैसा देश छोटा सा जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, आपने उस गौरवशाली इतिहास के बलबूते पर वहाँ की पीढ़ियों ने इजराइल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और तो हमारी भौगोलिक दृष्टि से, मानव क्षमता की दृष्टि से कई क्षेत्रों में बहुत लिमिटेड था,
लेकिन भारत सब कुछ होने के बावजूद भी उस दिशा में नहीं गया। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कई क्षेत्रों में सुधार किए और हमारे उस भारत को गौरव करने के लिए, युवाओं को अपने उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए साक्षरता के बजाय शिक्षा की सार्थकता की तरफ चले। केवल साक्षर बनाने से काम नहीं चलता, किताबी ज्ञान देने से काम नहीं चलता। युवाओं का जीवन में अपना हर दिन कीमती होता है। ऐसे में शिक्षा नीति से सभी प्रकार के उसके जीवन में बदलाव आए। तो इस दृष्टि से शिक्षा नीति बहुत सार्थक रूप से 2020 की लागू हुई है और ये लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों के सुझावों के आधार पर लागू हुई है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरा देश के सभी राज्यों ने करीब इसको अंगीकार किया है। एक प्रश्न और है, जब हम लगातार कहते हैं कि भारतीय गौरवशाली इतिहास को नहीं पढ़ाया गया या बिसार दिया गया या इग्नोर कर दिया गया, इसके पीछे सिर्फ एक कहा जा सकता है कि भाई ठीक है हमने ये इसकी जगह ये पढ़ा दिया, सिर्फ इतना इसका महत्व है, या इसके पीछे बड़ा कोई षड्यंत्र, बड़ा कोई साजिश आप देखते हैं? अब देखिए, बहुत सरल उदाहरण है। हमारे सामने रानी दुर्गावती की बात करते हैं। रानी दुर्गावती ने अपना बलिदान क्यों दिया है? अकबर कौन था? अगर मंगोलिया से आए हुए मुगल हैं जिनने अपने देश पे कब्जा किया हुआ था बाबर के समय से। और बाबर ने किसको मारा था हम सबको मालूम है, खिलजी को मार करके, या जो तथाकथित इतिहास है। लेकिन रानी दुर्गावती ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने राज्य के साथ राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। अब रानी दुर्गावती का जीवन क्यों नहीं सबको ध्यान माना चाहिए? अकबर की सेना से उनके सेनापति ने बड़ा युद्ध किया और बड़ा युद्ध में तथाकथित तरीके से, चूंकि ये बात सही है कि अतीत के उस काले पृष्ठ को भी हमको देखना पड़ेगा जहाँ जहाँ हमसे गलतियाँ हुई और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की भी जो भूल हमसे हुई। तोपई, बंदूक, ये सारे आक्रांता वो लेकर के आए जिसके बलबूते पे भारत गुलाम हुआ। तो हमारे अपने वर्तमान में उन सारी अतीत से सबक लेते हुए भविष्य की दृष्टि से ठोस कदम बढ़ाने के लिए समग्र विचार करके यहाँ के युवाओं को इस सारी बातों को सोचने का मौका मिले, देश को गर्व करने का मौका मिले और कुल मिला के मानवता सार्थक हो। इस नाते से कई क्षेत्रों में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। उसमें से शिक्षा नीति भी एक चीज़ है जिसमें हमने अपने कदम बढ़ाए। जी, जिस गौरव की बात आप कर रहे हैं, अब श्री महाकाल लोक के जरिए उज्जैन का भी गौरव और भी बढ़ गया है और जिस तरह से अब वहाँ पर लोग लाखों की तादाद में आ रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा, एक वो उज्जैनी और एक ये अवंतिका नगरी, दोनों में कितना परिवर्तन कितने कम समय में आया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप इसके अगर कुछ चरणबद्ध तरीके से देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जब जब हमारे देश के सत्ता या देश के बजाय हमारे हाथ में जब स्वदेशी लोगों ने सत्ता संभाली, उन्होंने महाकाल लोक को, या उसके पुराने समय महाजी सिंधिया के समय की बात कर लें, वो तो मुगल काल का ही दौर था। लेकिन मुगल काल में महाजी सिंधिया ने महाकाल का नया मंदिर बनवाया कि नहीं बनवाया? जो वर्तमान में महाकाल का मंदिर है उसके पुराने काल में 1235 में इल्तुतमिश ने तोड़ा था। अब ये तो सर्वमान्य है, गुलाम वंश का शासक सेकंड रूलर था जिसने महाकाल मंदिर तोड़ा। महाकाल मंदिर ने तोड़ा, पूरा मालवा और मध्य प्रदेश के कई देवस्थानों को ध्वस्त किया। जब हमारा अनुकूल समय आया तो नया महाकाल बना। अब जब नया समय आया माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो सभी दूर ये महाकाल लोक, और इससे हमारे अपने लिए बाबा महाकाल के जीवन के माध्यम से संस्कृति पे एक तरह से सांस्कृतिक अनुष्ठान का दौर चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उन सब पक्ष को समझने की जरूरत है। जैसे शैव संप्रदाय की कौन कौन सी परंपरा थी, शैव संप्रदाय के अंदर के इतिहास में क्या क्या है। बाबा शिवशंकर के 2 विवाह हुए, दोनों विवाह के सती माता से और पार्वती माता से उसके जीवन के विविध प्रसंगों को नई पीढ़ी भी समझे और पुरानी पीढ़ी भी समझे। तो महाकाल लोक का एक आविर्भाव हुआ। हमारे सप्तऋषि मंडल, ये जो हमारे जिनने अपने सभी प्रकार की संसार में एक बड़ा योगदान दिया है। नवग्रह रचना जिस आधार पर ये अपने पृथ्वी सहित नवग्रह मंडल की कैसे रचना बनी है, ऐसे कई रहस्यों को लेकर के महाकाल लोक में उस सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया। हमारे केवल गर्भगृह में भगवान की पूजा करने से मंदिर की परिपूर्णता नहीं मानी गई। मंदिर की कल्पना ये मानी गई है कि हमारे समाज सहित सारे अपने मन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर मंदिर में मिल जाए। इसलिए उसका सभा मंडप हमारे कई सारे विचारों के विचार यज्ञ का स्थान बनता है। हमारे जलाशय जल की महत्ता स्थापित करते हैं जो मंदिर का एक हिस्सा होते हैं। लाइब्रेरी होती है, अन्न क्षेत्र होता है, पौधशाला होती है, ये सब मिलाकर के मंदिर बनते हैं। मंदिर केवल गर्भगृह में भगवान की मूर्ति बिठाने से मंदिर नहीं बिठाते हैं, मंदिर नहीं माना जा सकता। इसलिए महाकाल लोक में वो सब देने का प्रयास के पीछे रुद्र सागर बहुत भव्य किया है।
भगवान के 108 अलग अलग प्रकार के शिव तांडव और आनंद उत्सव भगवान ने 2 बार नृत्य किए, उनकी प्रतिमाओं को उकेरने का प्रयास किया है। तो ये सारी चीज़ों को दिखा करके एक जो 12 ज्योतिर्लिंग में से बाबा महाकाल दक्षिण मुखी है, तो वो किस किस कारण से है, उन सारी चीज़ों का दृश्यांकन महाकाल लोक में हुआ है। हम उसके आनंद ले सकते हैं अपनी आँखों से। तो एक अच्छा दर्शनीय स्थान बना, जिसके कारण से अब उज्जैन की कई मामलों में जैसे धार्मिक पर्यटकों की संख्या लगभग 6 गुना बढ़ी है। आर्थिक स्तर पे उज्जैन का पूरा बदलाव आ गया है। हमारी इकोनॉमी बदली है, हमारे पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और एक तरह से एक चेतना जागृत हुई उज्जैन की। तो उज्जैन एक नए लुक में या नए दौर में आ गया, ये ज़्यादा। उन्हें जो लोग कहते हैं कि धर्म में क्या रखा है, ऐसे रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन उनको आपने बता दिया कि धर्म से कितना हद तक रोजगार सृजन होता है। बिल्कुल, दुनिया ने देखा है कि अब हमारे यहाँ पर आकर के उज्जैन में देशी विदेशी पर्यटकों की जो संख्या बढ़ी है, उसने इन सारी चीज़ों को, हमको विश्वास को दृढ़ किया है कि ऐसे सभी स्थानों पर इस प्रकार से ऐसे कई कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें गौरवशाली संस्कृति का भी स्मरण रहे और ज्ञान का अर्जन भी हो और हमारे स्थापत्य के नए उदाहरण बने। हालांकि पूरी उज्जैन नगरी में आप लोगों के प्रयास रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो वो ऐसे कौन से कार्य हैं उज्जैन दक्षिण में जो आपने किए हैं जिसको आपको लगता है कि गर्व होता है और या खुशी होकर आप बताएंगे कि भाई ये कार्य हमारे द्वारा किए गए? उज्जैन में मेरी विधानसभा में मैंने कई काम हाथ में लिए हैं और उज्जैन में, चूंकि उज्जैन विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरियों में से है, तो हमारे लिए एक चुनौती भी रही है कि उज्जैन जिस कारण से जाना जाता है उस पर भी हम काम करें। तो उज्जैन कालगणना की नगरी रही है हमेशा, और 300 साल पहले तक दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम अगर कहीं से तय होता था तो उज्जैन से होता था। काल के प्रभाव में हम गुलाम हुए, तो हमारा ये अपना जो स्टैंडर्ड टाइम तय करने का स्थान, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में चला गया। लगभग 50 साल तक वहाँ से तय होता रहा। फिर इंग्लैंड का समय आया, अंग्रेजों ने अपने ग्रीनविच को उस केंद्र को बनाया है। आज भी स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से होता है, लेकिन ये भविष्य में उज्जैन आए इसलिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाई हमने उज्जैन में, IIT, IIM और बाकी फिजिक्स के विद्यार्थियों को समझने के लिए कि कालगणना का केंद्र दुनिया का अगर कहीं है, वो सेंटर पॉइंट उज्जैन है। जब सेंटर पॉइंट उज्जैन है तो कालगणना भी यहीं से डिसाइड होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम यहीं तय होना चाहिए। और ये केवल हमारे मुंह आपके मुंह से कहने से नहीं चलता है। अब तो GPS एक फिजिक्स का बड़ा अच्छा यंत्र भी आया है, जिसके आधार पर, साइंस के आधार पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी 23-26 डिग्री से अंश से झुकी हुई है। तो वो सेंटर पॉइंट पूरी पृथ्वी में कहीं आता है तो उज्जैन उसके रेडियस में आता है। तो एक तरह से वो आधुनिक साइंस से भी अब इसको सिद्ध कर रहे हैं। ऐसे टेलीस्कोप के आधार पर भी भविष्य में खगोली जो ज्ञान अर्जन करने का केंद्र बनता है, वो उस पर भी हमने काम किया है। 300 साल पहले हमारे मालूम राजा जयसिंह के समय 5 ऑब्जर्वेटरी पुरानी, जिसको जंतर मंतर कहते बनी है, उसमें 5 में से एक उज्जैन बनी हुई थी। तो प्राचीन ज्ञान की दृष्टि से भी वहाँ शंकु यंत्र, सम्राट यंत्र, भित्तु यंत्र, लेकिन आधुनिक समय से टेलीस्कोप लगा करके भी इस कालगणना की व्यवस्था के अलावा भी खगोलीय हलचल को भी हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ रोजगार की दृष्टि से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लग रही है। माननीय मोदी जी ने मेडिकल डिवाइस पार्क दिया, जो देश में कुल 4 है, उसमें सबसे बड़ा एक उज्जैन में 330 एकड़ का है। उसमें विभिन्न प्रकार के मेडिकल के बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है। अमूल का डेयरी प्लांट आया है। रेडीमेड गारमेंट्स की 2 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जिसमें 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें एक फैक्ट्री तो चालू भी हो गई, जिसमें 4,000 बहनों को काम मिलेगा। इसी प्रकार से शैक्षणिक दृष्टि से विक्रम विश्वविद्यालय में बहुत सारे नए कोर्स खोले हैं। तो शिक्षा में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। इसी प्रकार से रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट बढ़ा है, और धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से वो भी बहुत बड़ा है। हमारे लिए जो इतिहास और आर्कियोलॉजी का जो महत्व है, उसको रेखांकित करते हुए और विक्रमादित्य के ऊपर काम करने के लिए विक्रमादित्य शोध केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें अब बड़े पैमाने पर हमारे लिए प्राचीन प्रमाण भी जुटाए जा रहे हैं और विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्ष को जानने के लिए फेलोशिप भी दे रहे हैं, और विक्रमादित्य से परिचित कराने के लिए पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम, कई काम है जिनका आधार पर उज्जैन में 8-10 साल में जनता ने महसूस किया है कि उज्जैन अब वो उज्जैन नहीं है जो एक तरह से बहुत अलग छोटे रूप में जाना था। उज्जैन की कीर्ति बहुत बड़ी है। आप मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उस दृष्टि से मैं समझना चाहूँगा कि उज्जैन सिटी को लेकर एक म्यूजियम भी बनाने की आप एक कोशिशों में जुटे हैं। ये किस तरह का कल्पना है? ये तो बिल्कुल सही बात है कि ऐसी प्राचीन नगरियां हैं जिनका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, तो उसको उज्जैन को उस रूप में भी लाना चाहिए जिस कारण से उज्जैन
हमारे लिए हजारों साल से बड़ा महत्व रखता था। तो एक सिटी म्यूजियम की कल्पना की गई जिसमें विक्रमादित्य काल भगवान श्री कृष्ण उज्जैन आए, उनकी ससुराल उज्जैन रही है, उज्जैन में वो उनकी पढ़ाई हुई है। इसी प्रकार से वराहमिहिर जिन्होंने ये अक्षांश देशांश की खोज की थी, जिसके आधार पर कोई भी विमान ऊपर उड़ करके नीचे आएगा तो उसमें बड़ी मदद उसकी रहती है कि पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पे घूमती रहती है। तो मैथ्स की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से, हिस्ट्री की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से, कला संस्कृति की दृष्टि से, ऐसे कई सारे इतिहास को जीवंत करने में म्यूजियम बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए वो म्यूजियम उज्जैन में बने, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। एक कोठी पैलेस का बड़ा भव्य भवन है जिसपे हम म्यूजियम की कल्पना कर रहे हैं। एक हेरिटेज होटल बना रहे हैं जो महाराजवाड़ा स्कूल है, लगभग पहले था, आज वो हमारे होटल के रूप में बदलने वाला है। इसी प्रकार से जो कई उज्जैन के कारणों से, जैसे मास्टर प्लान के प्रकाशन से उज्जैन का कई 4 लेन निकालने का, ब्रिज बनाने का, 12 साल में पहले उज्जैन का एक बार विकास होता था। आज की स्थिति है कि हर साल सिमस्ट लग जाए तो भी हम आना जाने के संसाधन उपलब्ध कराएं, मार्ग बनाए, ब्रिज बनाए, घाट बनाए, ऐसे कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। एक कोई ऐसा कोई लक्ष्य जो आप लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उज्जैन नगरी से आप आते हैं, आपका जीवन का बहुत बड़ा अरसा उज्जैन में बीता है और आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो कुछ एक जो लक्ष्य है कि भाई ये और मुझे करना है, ये आने वाले दिनों में ज़रूर मैं करके दिखाऊंगा। देखिए, ये केवल उज्जैन से बात नहीं बनेगी। ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि ये देश का सबसे अलग प्रकार का लेकिन बहुत सारी संभावना वाला प्रदेश भी है, और उज्जैन भी उसी में है। तो उज्जैन की बात कहें, मध्य प्रदेश की बात करें, समान रूप से हम काम कर रहे हैं। जैसे शिक्षा की दृष्टि से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से विद्यार्थी यहाँ आ सकते जा सकते हैं, तो हमने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की है। आज की स्थिति में 16 सरकारी विश्वविद्यालय में हमने अच्छे से काम किया है, 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बनी है। तो मध्य प्रदेश भी शिक्षा का केंद्र बने और उज्जैन भी शिक्षा का केंद्र बने, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। इसी के अलावा हमारे यहाँ कई सारे क्षेत्रों में, जैसे इंडस्ट्री बेल्ट में भी, यहाँ कोई आंधी तूफान वगैरह नहीं आता, लेबर प्रॉब्लम नहीं है, मानव संपदा भी बहुत बड़ी है। तो इस तरह से इस पे कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं और उज्जैन में भी इस रूप में काम कर रहे हैं। तो युवाओं को भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिलती है। जब नई शिक्षा नीति की तरफ ले जाते हैं तो युवाओं के लिए संभावना बहुत खुलती है। और नई शिक्षा नीति, जैसे उदाहरण के लिए एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, ये हमने शिक्षा का हिस्सा नई संस्कृति में जोड़ा है। और इसका लाभ उठाने के लिए तो युवाओं के लिए भविष्य में उनके लिए संभावना रोजगार की भी हो, गौरवशाली स्वाभिमान से जोड़ने के कारण की भी हो, या हर हाथ को जो उद्यमीशीलता वाले हैं, जिनको अपनी इंडस्ट्री डालना है, जिनको अपने को उद्योग खड़े करना है, या खेती की बड़ी संभावना है तो एग्रीकल्चर में वो अपने सफलता हासिल करें, जो जो कल्पना करे उसको सब रूप में समृद्ध बनाने के लिए उच्च शिक्षा नीति में हमने सारी चीज़ों को जोड़ा है। और युवाओं को शिक्षा नीति से जोड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए GER बढ़ाने पे भी हम काम कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले तक जो मध्य प्रदेश का GER 20 पॉइंट पे था, गत वर्ष वो 24.5 पे पहुंचा है, इस साल वो 27.7 पे पहुंचा है, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। अर्थात हम अपने अब कई सारे समृद्ध इतिहास वाले अच्छे राज्य जिनने गुणात्मक शिक्षा में बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचे हैं, हम उसको एक तरह से बीट करने की स्थिति में आ रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहती है, अब चुनावी साल है, कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही है। और कई मायने में तो कोशिश ये भी है कि काफ़ी कांग्रेस जो नेता हैं वो वैसी कथा का आयोजन कर रहे हैं, वैसे ही जो भगवा पहन रहे हैं, वैसे ही पूजा पाठ करें, से भारतीय जनता पार्टी करती है। देखो, एक मन से करना और एक ढकोसला करना, दोनों में जो अंतर है, कांग्रेस की वो पर्दे सबके सामने खुल रहे हैं। कांग्रेस नाटक करती है, कांग्रेस का कोई मन से वो काम नहीं करती है। कांग्रेस के नेता अगर आतंकवादियों को जी करके संबोधित करते हैं, अगर वो भगवा आतंकवादी का ढोंग करते हुए आतंकवाद हिंदू धर्म में ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो कोई कैसे इन पे भरोसा करेगा। जहां आप समानता की वोट बैंक के आधार पर केवल तात्कालिक कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनने से कोई हिंदू तो नहीं हो जाएगा। ये जो नाटकबाजी के बजाय सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति पे गर्व करते हुए जड़ों से जुड़ने की बात करें, मूल रूप से तो खास करके जो वर्तमान का कांग्रेस का नेतृत्व है वो अभी दिग्भ्रमित की स्थिति में है। वो अभी अपना भ्रम दूर करे, संगठन क्षमता बनाए, जड़ों की तरफ जुड़ने का प्रयास करे। गांधी जी सहित
सबने राम राज्य की कल्पना की है, तो राम राज्य को छोड़ करके चलेगी कांग्रेस तो कभी भला नहीं होगा, लेकिन नकली दिखावा करेगी तब भी भला नहीं होगा। एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी, उसको लेकर काफ़ी चर्चा है। तो सिमी का भी जो गढ़ रहा है एक समय पे, मालवांचल रहा है, उज्जैन, इंदौर, महिदपुर, ये सब तमाम जो क्षेत्र हैं, इस परिप्रेक्ष्य में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि द केरल स्टोरी में जिस लव जिहाद की चर्चा की गई, जिस तथ्य को निकाल के सामने लाया गया है, वो सिर्फ केरल तक सीमित है या आपको लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं ब्रांचेस फैली हुई हैं? ये तो बिल्कुल सही है कि लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण का एक बड़ा अभियान कोई पर्टिकुलर लोग चला रहे हैं। तो ऐसे केवल लव जिहाद की बात नहीं है, ऐसे कई सारे लालायित करते हुए कई कारणों से हिंदू धर्म को अपमानित करने के जो रास्ते निकाले जा रहे हैं, उन सबसे सचेत रहने की आवश्यकता और सबसे मुकाबला करने के लिए स्वतः स्वस्फूर्त हिंदू समाज को जागृत करने की जरूरत है। और ये सब वर्तमान की दिशा में सरकार के लेवल पे सरकार भी इसको अपने ढंग से ले रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री तो अब लगातार इस दिशा में आगे बढ़े। जब हमने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर से राज्य में शांति विस्थापित की और विकास के मामले में हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। 3 तलाक के मामले में भी सरकार ने जो निर्णय किया है, मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ा खराब समय था, लेकिन कांग्रेस ने उसकी दिशा में भी क्या क्या सबसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से कांग्रेस ने नकली हिंदुत्व का जो चोला ओढ़ा, ये चलेगा नहीं। नकली हिंदुत्व उसके मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन यादव जी, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम पहलुओं पे खुलकर बात रखने के लिए, और उज्जैन के विकास को लेकर जो आपने पूरे का पूरा हमें जो विचार बताए हैं, आपके प्लान बताए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इंडिया फर्स्ट अच्छा चैनल है, मेरी शुभकामना भी है। और हमारे मध्य प्रदेश के चैनल सैटेलाइट चैनल बन रहा है, ये भी और आनंद की बात है। और अच्छी क्वालिटी से अच्छे विचारों का संप्रेषण ये सबके लिए सुखदायी रहता है। बाबा महाकाल आपको बहुत आगे बढ़ाए, मेरी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं विकास को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म के जरिए भी बहुत विकास किया जा सकता है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण उज्जैन का श्री महाकाल लोक है, और जिस तरह से वहाँ पर विकास हो रहा है और तमाम जो पर्यटन वहाँ पर बढ़ रहा है, धार्मिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, उससे काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और जहाँ तक नई शिक्षा नीति का सवाल है, भारत के उस गौरवशाली इतिहास को सामने लाने की एक बड़ी कोशिश यहाँ पे की जा रही है, जहाँ पर हमारे युवा खुद पर गर्व कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था, जिसकी वजह से लंबे अरसे तक, दशकों तक हमें अपने इतिहास से ही महरूम किया गया। इन तमाम पहलू पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।